मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा का पुनरावृत्ति करेंगे। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा और हम लोग जानेंगे कि संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसा ऊपर लिखा हुआ है, संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति कौन हो गया? ये पूनम। पूनम ये है, ये व्यक्ति का नाम हो गया, किसी का नाम है। वस्तु क्या हो गया? ये मेज हो गया। पुस्तक है, मेज है, ये कुर्सी है, ये क्या आ गए? वस्तु के अंतर्गत आएंगे। स्थान कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, जो भी है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए इसमें संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जनरली तो संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। तो पहले हम लोग 3 भेद जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा 2 और भेद हैं जिसे हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहते हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले को, जैसे महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं, सचिन तेंदुलकर, ये किसे विशेष व्यक्ति है। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। स्थान जैसे ताजमहल विशेष स्थान है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे कि मान लीजिए पशु जाति का, ठीक है। तो जैसे सैनिक, सैनिक के अंतर्गत क्या होते हैं? समस्त सैनिक लोग आते हैं। कवि जो कविता कहते हैं, उसके अंतर्गत सभी कवि लोग आ जाते हैं। तो संपूर्ण कवि जाति को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर संपूर्ण जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय है, मान लीजिए, तो गाय क्या है? गाय के अंतर्गत कितनी आ गई? काली, भूरी, नीली, काली, देसी गाय, जो भी है, जर्सी गाय, सभी गाय आ गई। तो गाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? गुण, धर्म, अवस्था का जो बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हंसी, क्रूरता, धन से धनी जो है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हम लोग अभी देखें कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, और व्यक्ति, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, विशेष संपूर्ण जाति का जो बोध करा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जिसे मनोदशा, गुण, भाव, धर्म एवं दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब ये 2 संज्ञा और बचती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत धातु का बोध होता है। धातु जैसे क्या है? सोना, चांदी, तांबा आदि, ये
द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत विशेष समुदाय या समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा, ठीक है, पुलिस, भीड़। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत धातु का बोध होता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं हैं, इसके अंतर्गत आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा जो है, इसके अंतर्गत विशेष समुदाय या समूह का बोध होता है। जैसे पुलिस, एक पुलिस हो या कई सारे पुलिस हो, हम क्या बोलेंगे, पुलिस। कक्षा में क्या है, छात्रों का समूह होता है। भीड़, वहां पे व्यक्तियों का समूह होता है। झुंड, भीड़, ये सारे समूहवाचक। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, ये किसके अंतर्गत दोनों आते हैं, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों ही समूह और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना गया है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखेंगे जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा है और उससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। कुछ मैं यहाँ उदाहरण दे रही हूँ, देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा है और इससे हम कैसे भाववाचक बनाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का क्या है, राम, श्याम, मोहन, ये सब लड़के में आते हैं। तो लड़के के अंतर्गत राम, श्याम, मोहन सब आते हैं। तो लड़के से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लड़कपन। नेक्स्ट है गरीब, गरीबी, गरीब से गरीबी। पशु से देखिए पशुता का भाव आता है, पशु से पशुता का भाव। और उसके बाद देखिए पुरुष से पौरुष, भाववाचक संज्ञा। पौरुष जो है ये भाववाचक संज्ञा है। देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा, जैसे देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखिए जैसे अपना है, ठीक है, अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी, अपनापन। मम मतलब मेरा होता है, इससे ममत्व का भाव, ममत्व का भाव। इसके बाद देखिए सर्व है, अहम से अहंकार का भाव, अहम से अहंकार का भाव। और आप से आपा। तो बच्चों देखिए सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से अपनापन भाववाचक संज्ञा बन गई, मम से ममत्व बन गया, अहम से अहंकार बन गया और आप से आपा, ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई। उसके बाद हम अब देखेंगे
कि किस प्रकार विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिएगा। विशेषण शब्द से, विशेषण जैसे ऊंचा, जैसे मान लो मोटा से मोटापा, मोटा से मोटापा बन गया। उसके बाद एक से एकता। नेक्स्ट है कठोर से कठोरता, कठोर से कठोरता। उसके बाद देखिए कायर से कायरता। नेक्स्ट है हरा से हरियाली। तो बच्चों ये देखिए, ये विशेषण शब्द है। मोटा क्या है, ये विशेषण है। मोटा से क्या बन गया, मोटापा, भाववाचक संज्ञा। एक विशेषण है, एक से एकता बन गया। कठोर किसी चीज की विशेषता है, कठोर है, मुलायम है, उससे कठोर से कठोरता बन गया। और कायर से कायरता, हरा से हरियाली। ये सारे विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा। क्रिया क्या क्या हम लोग देखें कि पहले जातिवाचक से कैसे बनी, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, अब क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा तो क्या होगा, क्रिया पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, और फिर देखिए क्रिया हारना से हार। उसके बाद कमाना से कमाई, फिर देखेंगे खेलना से खेलना क्रिया है, इससे खेल का भाव। तो बच्चों देखिए क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा पढ़ना, पढ़ाई, तो पढ़ना क्रिया है, इससे पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। लड़ना से लड़ाई भाववाचक, हारना से हार भाववाचक संज्ञा, हार कमाना से कमाई भाव, और खेलना से खेल का भाव। तो इस प्रकार बच्चों देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि सर्वनाम शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, फिर विशेषण शब्द से, फिर क्रिया शब्द से। ये हम लोग सारे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरह होता है इसको पढ़े हैं। अब तो बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य को हम लोगों ने पहले तो किया है, लेकिन फिर भी एक नज़र देखेंगे कि क्या है अभ्यास कार्य में। देखिए बच्चों, पहला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। तो गद्यांश में व्यक्तिवाचक क्या है, किसी का नाम है व्यक्तिवाचक। भाव है जैसे हंसी, खुशी, रुलाई, जो भी है तो वो भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आता है किसी विशेष जाति का बोध जो करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, उसे जातिवाचक, तो उसको अंडरलाइन करना था। तो पहले मैंने आपको ये करा दिया है, एक बार इसको फिर से देखेंगे जिससे आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को समझ सकेंगे। फिर निम्नलिखित सेकंड है, अपनी कक्षा में नजर घुमाकर देखिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कक्षा में देखना है, कक्षा में जो जो चीजें हैं उन लोगों को देख करके पहचानना है कि कौन सी चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से। जैसे लेखक लड़की की हरकत को क्या लड़का है, लड़का का मैंने क्या बताया था, लड़कपन समझकर चुप रहा। सैनिक देश की सीमा की रात दिन क्या करते हैं, पहरा से, पहरेदार से पहरेदारी हो रहा होगा, पहरेदारी करते हैं।
आदम की गांधी के लिए दिन ब दिन बढ़ती गई क्या चीज? भक्त से होगा भक्ति। भक्ति जो है, भक्ति का भाव भक्त में ही आता है। गांधी जी की सज्जनता ने आदम को प्रभावित किया। सज्जन से सज्जनता का भाव आएगा। पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। क्या करता है? नेक्स्ट 6 चंद्रशेखर आजाद की वीर से क्या होगा? वीरता। वीरता ने भगत सिंह को उनका अनुगामी बना दिया। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारतीयों से सैकड़ों वर्ष तक क्या गुलाम से क्या बनेगा? गुलामी का भाव, गुलामी करवाई। नेक्स्ट है श्री कृष्ण की कृपालु से कृपालुता। श्री कृष्ण की कृपालुता को कौन नहीं जानता? सुदामा की दीन से क्या होगा? दीनता का भाव। सुदामा की दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति से व्यक्तित्व का भाव। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता? कपड़ों की सफेद से सफेदी। कपड़ों की सफेदी निखारने के लिए एक बूंद रानी पाल प्रभावशाली है। तुम्हारा मोटा से क्या होगा? भाव मोटापा विशेषण है। देखिए, तुम्हारा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा की क्या की? गरीब से क्या होगा? गरीबी दूर की। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम क्या रहना सहना से क्या होगा? रहन सहन भी आवश्यक है। तो बच्चों हम लोग ये देखें। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4 में दिया है माउंट एवरेस्ट। तो इसका बोलना है कि स्तंभ के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए ख स्तंभ से उचित जातिवाचक तथा ग से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए। तो माउंट एवरेस्ट है, तो इसका माउंट एवरेस्ट क्या है? पर्वत है, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा ऊंचाई है। ठीक है। फिर कोंकण क्या है? वायुयान है, और ये तेजी से भागता है। इसी में से जो सारे दिए हुए ऑप्शन, इसी में से करेक्ट लेके देखना है। तनुश्री कौन थी? तनुश्री दत्ता सुंदरी थी। इनकी सौंदर्य भाववाचक संज्ञा सौंदर्य है। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेता और कांग्रेसी नेता थे। और क्या थे? ये अहिंसा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू नेल्सन मंडेला नेता थे और शांति के प्रतीक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी। तो बच्चों हम लोग ये देख लिए पाठ में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, कितने प्रकार के संज्ञा के भेद होते हैं, सभी भेदों की पहचान कर लिए। और संज्ञा के भेदों से जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा है, उनको हम कैसे विशेषण शब्द से, क्रिया शब्द से, सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, इसको हम लोगों ने पाठ के अंतर्गत जाना। तो बच्चों आप पाठ में दिए गए सभी अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और पाठ को पुनः एक बार इसका रिवीजन करेंगे, जिससे एग्जाम में अच्छे से प्रश्नों को हल कर सके। धन्यवाद।